नमस्कार प्यारे बच्चों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस बालोतरा। तो प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपने जो अपने महाद्वीप थे, सारे महाद्वीपों की बात कर ली थी, जिसके अंदर अपने 7 महाद्वीप थे उनकी बातचीत की थी। और आज अपन जिनकी बातचीत करेंगे उसका नाम है जल मंडल। यानी अपन ने जो स्थल मंडल था, स्थल मंडल की बात कर ली, ठीक है ना। स्थल मंडल के अंदर अपन ने महाद्वीप देखे थे, आपके ये मैंने सारे महाद्वीप बताए थे, ठीक है ना, जिसको स्थल मंडल या फिर भूमंडल कहते हैं, उसकी बातचीत कर चुके थे। और आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है जल मंडल। तो देखो, जल मंडल। अब जल मंडल किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर आपके सामग्री है उसको पढ़ लेते हैं जल मंडल की। तो यहाँ आपके जल मंडल से बातचीत शुरू करते हैं। देखो, हाँ, जल मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसकी बातचीत मैं आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आधे से अधिक जो है भाग पर पानी पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है। पृथ्वी का 71% जल भाग तथा 29% जो है वो है स्थल भाग है। यानी जो टोटल पृथ्वी है उसके अंदर 71% भाग पर तो पानी है, और 29% जो भाग है वहां पे क्या है, स्थल भाग है, यानी जमीन है। भूमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदी, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी इसे मिलते हैं। इसके अंदर जो जल मंडल है, इसके अंदर कौन सा जल आएगा? तो इसके अंदर आएगा महासागर का जल, नदी का जल, झीलों का जल, हिम नदियां यानी हिमालय में बहने वाली नदियों का जल, भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल है, और वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प बन जाता है वो भी जल इसके अंदर सम्मिलित होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% जल प्रतिशत से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ये जो पानी है, 97% पानी है, ये कहाँ पाया जाता है? महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? महासागर। और महासागर में पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? खारा पानी। और यहाँ पे दे रखा 2.5% अलवण जल, यानी जो पानी कैसे पीने योग्य जो जल है, पीने योग्य जल, जिसके अंदर लवण नहीं है यानी खारा नहीं है। तो अपने पानी पीने के लिए सिर्फ 2.5% ही है, बाकी जितना पानी है वो सारा खारा है, वो सारा समुद्र के अंदर पड़ा है। तो इसीलिए तो कहते हैं पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना ये चीज आप, ठीक है ना, पानी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, पानी को फालतू बहने नहीं देना है। आगे देखो, अब यहाँ पे आपके ये दे रखे हैं मानचित्र, जो और मानचित्र के अंदर आपके दे रखे हैं महाद्वीप। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप पड़ा था, उसके बाद में आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ा था, उसके बाद में आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ा था, ये आपके चौथे नंबर का, फिर ये आपके पांचवें नंबर का, फिर ये आपके छठे नंबर का, और सातवें नंबर का। तो ये सात, यानी सबसे बड़े की बात करें तो ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद में ये है, और उसके बाद में ये है। यानी 3 बड़े जो महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद में सबसे छोटे की बात करेंगे तो आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। और अपन कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अपन एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप स्थित हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी नदी है? नील नदी। और यहाँ पे कौन सी नदी है? अमेजन नदी। तो ये तो सबसे लंबी वाली थी और ये सबसे बड़ी वाली थी, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता चुका। जो आपके 5वें पार्ट की पहली क्लास है ना, यानी 5वीं क्लास जो 5वां पार्ट है आपका, तो उसके मैंने 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट के अंदर अपन चर्चा कर चुके जो अपने प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है, तो आप लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वहां से नहीं जा रहे हैं तो आपको इस आई बटन दिख रहा होगा, ये वीडियो के ऊपर आई बटन के अंदर भी मैंने लिंक डाल रखा है। और यहीं से नहीं जा सकते तो आप इस वीडियो के अबाउट सेक्शन के अंदर भी मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से आप भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी आपके मानचित्र के अंदर महाद्वीपों की तुलना। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप है। क्या नाम है? एशिया, ठीक है। और कौन सा बड़ा है? यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया? देखो, यूरोप बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों या हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का
बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। देखो, हम भले ही नीले ग्रह में रहते हैं, ग्रह में रहते हैं, यानी हमारे यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, लेकिन जो पानी है वो कैसा है? लवणीय पानी है। कैसा है? लवण वाला पानी है। लवण का मतलब क्या है? खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है। और खारा जो पानी है वो अपने पीने योग्य नहीं है। अब बात करेंगे महासागरों की। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है। जिस तरीके से स्थल मंडल के अंदर अपन ने बात की थी ना, तो स्थल मंडल भूमंडल के मुख्य भाग है, उसी प्रकार जो महासागर है वो जल मंडल के मुख्य भाग है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो, महासागर जल राशि हमेशा गतिशील होती है, ठीक है, और ज्वार जिसके अंदर क्या आती है? तरंगे आती है, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं, ठीक है ना। देखो, 3 मुख्य गतियां कौन सी है? पहली तो तरंग, दूसरी ज्वार भाटा और तीसरी महासागरीय धाराएं। यानी एक तो तरंगे आनी, दूसरी ज्वार भाटा यानी पानी का ऊपर उठना और नीचे पड़ना, और उसके बाद में महासागरीय धाराएं। जब आप समुद्र के तट पे जाते हैं और वो पानी उफन उफन के आता है ना, बहुत उफन के आता है, फिर तट पे आकर भी वापस जाता है, तो उसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां, तो ये 3 मुख्य गतियां हो गई। कौन कौन सी? पहली गति की बात करें तो आपकी हो गई तरंगे, दूसरी कौन सी होगी? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, अब ये मत समझना कि सर इसके अंदर कोई भाटा फेंक रहा है। ज्वार भाटा का मतलब फेंकना नहीं होता है। ज्वार भाटे का मतलब होता है समुद्र के पानी का अपनी जगह पर ऊपर उठना और वापस नीचे पड़ना, ठीक है ना। ये कैसे होता है ये आगे के पाठों में आपके बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, चाहे 7th क्लास हो चाहे 8th क्लास के हो, उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करें और ज्वार भाटे के बाद में है महासागरीय धाराएं। तो दूसरी गति ये होगी और तीसरी जो है वो है महासागरीय सागरीय धारा, ठीक है, महासागरीय धारा। आगे देखें, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होगी, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर है। कितने हैं? 5। कौन से? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। और वापस मैं बताऊं आपको सारे के सारे? तो चलो आपके मानचित्र के ऊपर देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ। देखो, सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आपका ये इधर प्रशांत महासागर आ गया। प्रशांत महासागर 1, उसके बाद में हिंद महासागर 2, उसके बाद में दक्षिणी महासागर 3, उसके बाद में अटलांटिक महासागर 4, उसके बाद में आर्कटिक महासागर 5, और उसके बाद में ये जो प्रशांत महासागर है वो वापस उधर से घूम के आ गया, क्योंकि अपनी पृथ्वी गोल है ना, तो ये वापस ये वाला जो आपका ये वाला जो है वो घूम के वापस आ गया, जो उधर आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ था वो। तो कुल अपने जो ग्लोब है या जो अपनी पृथ्वी है इसके ऊपर कुल कितने महासागर स्थित है? तो इसके ऊपर कुल जो महासागर स्थित है उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला कौन सा? प्रशांत महासागर, दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर, और उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद में दक्षिणी महासागर और उसके बाद में आर्कटिक महासागर। ये जो है आपके प्रमुख महासागर हैं। अब आगे देखते हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अब मोरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये देखो, एशिया के चारों ओर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 के अंदर प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो आप आराम से मानचित्र के अंदर देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। देखो, उसके बाद में अटलांटिक जो महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। यह महासागर भाषा एस के अक्षर के आकार है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर बहुत ही अधिक तंतुरित है, यानी इसके किनारे स्थित है। यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श मानी जाती है। यह अनियमित तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय, यानी पोताश्रय का मतलब होता है जो समुद्र में चलने वाले जहाज वगैरह होते हैं ना, उनके रुकने की जगह और जहाँ पे उनको वो अपने फ्यूल वगैरह भरते हैं अपने जहाज के अंदर, उस जगह के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से बात करें कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्ततम महासागर है। अब देखो, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन है? देखो,
व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर व्यस्ततम है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर जो पड़ा है। भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है, और हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? हिंद महासागर रखा गया। आगे देखते हैं, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कौन सा जो महासागर है वो त्रिभुजाकार है? तो जो आपका हिंद महासागर है वो लगभग त्रिभुजाकार है, और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी महासागर की बात करें तो दक्षिणी महासागर आर्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर को घेरता है, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद में बात करें आर्कटिक की, तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित देखो, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बोरिंग जल संधि कहा जाता है। बोरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, जिससे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, यूरोप तथा एशिया का जो सम्मिलित रूप होता है वो यूरेशिया कहलाता है। उसके बाद में बात करेंगे आपके वायुमंडल की। देखो, भूमंडल की बात कर ली, भूमंडल के बाद में अपने जलमंडल को देख लिया, जलमंडल के बाद में अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है वायुमंडल। उसका क्या नाम है? वायुमंडल। अब देखो, वायुमंडल को पढ़ने से पहले आप इस चित्र को देख लीजिए। ये देखो आपका शोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आपका आयन मंडल, और उसके बाद में आपका बहिर्मंडल। देखो, हमारी पृथ्वी के हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखो, वायुमंडल का क्या काम है? वायुमंडल का काम है, एक तो आपको अच्छी सांस दे। सांस का मतलब क्या हुआ? आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो किससे लेते हो? O2, यानी जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो किससे लेते हो? वायुमंडल से लेते हो। वायुमंडल में फैली हुई, लेकिन अपने को दिखती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर, वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौर मंडल, समताप मंडल, देखो सबसे पहले सौर मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल कहा जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपका वायुमंडल है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी नीचे से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ऊपर तक जाता है, और उस ऊपर तक जाने की जो इसकी लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। अब ये जो 1600 किलोमीटर वाला जो वायुमंडल का इलाका है, इसके अंदर कुछ परतें बनी हुई है। कौन-कौन सी परतें? जैसे सबसे पहली परत है आपकी सौर मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल। ये जो परतें बनी हुई है, ये आपके ये जो 1600 किलोमीटर वाला इलाका है ना, इसी के अंदर ही बनी हुई है। अब एक-एक के देख लेते हैं। वायुमंडल, अब देखो जैसे आपके सौर मंडल में कौन-कौन सी चीजें हो रही है, फिर समताप मंडल में कौन सी चीजें हो रही है, यानी ये उल्कापिंड आके गिर रहे हैं, फिर मध्य मंडल, फिर ये मध्य मंडल से ये आपके रॉकेट चले गए, फिर आयन मंडल में आपके रेडियो संचार हो गया, फिर आपका बहिर्मंडल हो गया जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन। अब जो वायुमंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना होता है, यानी जो और ये जो वायुमंडल है इसके अंदर कौन सी गैस है? एक तो ऑक्सीजन है, दूसरी नाइट्रोजन है। कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन है वो 78% है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, और दूसरी गैस के अंदर अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन की मात्रा 1-1% अपने को देखने को मिलती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आप सांस लेते हो तो आप किसी गैस को अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन को ले रहे हो, और जब सांस छोड़ते हैं तो आप छोड़ते हो किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और जो नाइट्रोजन गैस है वो किसके लिए आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। अब जो पृथ्वी गर्म रहती है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही पार्ट आपके 7th क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इन सभी मंडलों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, कि आपका जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो परतें पाई जाती है ना, इन परतों के नाम होने याद जरूरी है। इसके बाद में देखो, ये पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यक है? पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार अपन सांस लेते हैं तो अपने को ऑक्सीजन की जरूरत होती है,
उसी प्रकार अगर पौधे का भोजन जो बनता है या पौधे का भोजन के अंदर यानी एक पेड़ की अगर वृद्धि होती है तो अच्छी खासी वृद्धि कब होगी, जब उसको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल रही हो। अब बात करें आगे, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अब देखो, आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे, यानी ये आपका स्थल मंडल हो गया, आप स्थल मंडल से जितना ऊंचा जाओगे आपके सांस में क्या है, आपका जो ऑक्सीजन है यानी O2 जो है उसमें क्या आती है, कमी आती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए जैसे ये पर्वतारोही होते हैं ना, देखो ये पर्वतारोही क्या करते हैं, अपने पीछे ऑक्सीजन का एक टंकी बांध लेते हैं ताकि जिनको इनको लगता है कि मैं अभी सांस नहीं ले पा रहा हूँ तो वो ऑक्सीजन की टंकी में से एक वायर लगा के अपने नाक पे लगा लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। और ऑक्सीजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। आप 5 मिनट तक अपनी बिना सांस के लिए अपने सांस को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना, तो ऑक्सीजन प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता है। ये घनत्व समुद्री तल से अधिक होता है। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाते हैं तो तेजी से घट जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके साथ में जाते हैं। देखो ये आपके सारे के सारे मंडल आपको समझा दिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से। देखो ये आपका क्या है, स्थल मंडल है, यानी यहाँ से लेकर के ये जितने भी आपको चीजें दिख रही है ये सारी आपके स्थल मंडल का भाग है। और देखो यहाँ पहाड़ के अंदर से एक नदी निकल के आ रही है, ये आपका क्या हो गया, जल मंडल हो गया। अब ये जो है आपका आसमान, ये सारा क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। आगे बात करें, ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में यदि कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बैठी है। अब जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब गतिशील जो वायु होती है उसको पवन कहते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, उसी प्रकार जो वायु दाब है वो जो निम्न दाब है उससे निम्न दाब की ओर बहती है, यानी उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर या निम्न दाब की ओर बहती है। देखो अब बात करेंगे जीवमंडल की। जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे जंतु जगत एवं पादप जगत। अब देखो ये जो जीव मंडल है इसके ऊपर दो प्रकार के प्राणी हैं। कैसे प्राणी है, एक तो है जंतु जगत और दूसरे कौन से, पादप जगत। जंतु का मतलब होता है जो जीव फिर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं वो सारे। और पादप जगत का मतलब है पेड़ पौधे, हमें विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी के रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी के कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा देता है। अब देखो ये जितने भी आपके मंडल पड़े हैं वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। अब आपने जल को गंदा किया, यहाँ पे कोई कूड़ा कचरा डाल दिया तो ये अपने काम का नहीं रहेगा, क्योंकि स्थल मंडल पे जो जीव रहेंगे वो इसको यूज नहीं लेंगे, अगर यूज लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तपन कहते हैं। अब ये भूमंडलीय तपन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये भूमंडलीय तपन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका पाठ कंप्लीट हो गया। अब आपके प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो जो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर आपका
पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल और फिर आपका आ गया भूमंडल। भूमंडल, ठीक है। पृथ्वी के महाद्वीपों के नाम लिखिए, तो वो सारे के सारे महाद्वीप साथ के साथ। दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में, कौन कौन सा? एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा? अरे आर्कटिक, तो चित्र में मैंने बता रखा है, ठीक है, अंटार्कटिक। और उसके बाद में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये पानी की वजह से कहा जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, तो विभिन्न परतों के नाम का मतलब क्या हुआ? आपकी वायुमंडल के अंदर कौन सी कितनी परतें हैं? ये रही, यहाँ पे देखो, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये आपकी परतें हैं, ठीक है ना। ये सारी परतें जो है आपको याद करनी है और इस प्रश्न के लिखनी है, अंदर लिखनी है कि सौर मंडल, समताप मंडल, ये सब क्या है? आपकी पृथ्वी की परतें। और पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की वजह से कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक स्थान है, ठीक है ना, स्थान है, स्थानीय भाग है, स्थानीय भाग है। ओके। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है? एक तो मिलती है स्थल यानी रहने के लिए जगह, दूसरा मिलता है पानी, और तीसरी क्या मिलती है? श्वास। तीसरी क्या मिलती है? सांस मिलती है, इसलिए ये मौजूद है। ये सांस है, ठीक है ना, सांस नहीं, आपकी सांस बहू वाली सांस नहीं, ठीक है ना, वो नहीं है। ये आप जो अंदर लेते हैं ना, ये वाली, और फिर छोड़ो, ये वाली सांस है, ठीक है। सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो देखो, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये आपकी हो गई यूराल पर्वत, ठीक है। ओके, यूराल ही होगा ना। हाँ, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका से कौन सी जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी स्थल संधि है, जल संधि? स्थल संधि जुड़ी हुई है ना, पन्नामा स्थल संधि है, एक जल संधि है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ये लो, जल संधि है या स्थल संधि है? एक मिनट, एक मिनट। पन्नामा स्थल संधि है, ओके। पन्नामा कैसी संधि है? पन्नामा स्थल संधि है। तो ध्यान रखना, आपकी जो पन्नामा है वो जल संधि नहीं है, स्थल संधि है, ठीक है ना। स्थलीय भाग को जोड़ा गया। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना है? 78%, और ऑक्सीजन का 21%, और बाकी जो है वो 1%। ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है? तो कौन सा भाग है? थल मंडल। थल मंडल जो है वो ठोस पदार्थों से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग? मोरियाना गर्त, प्रशांत महासागर। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, देखो, हिंद महासागर। कौन सा महासागर? यहाँ पे आएगा हिंद महासागर। और स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये आपका है भूमंडल। भूमंडल, भूमंडल, स्थल, भूमंडल जो है वो स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के साथ, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप का एक साथ क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो ये था आपका दूसरा, नहीं, आपका कौन सा अध्याय? पांचवा अध्याय, जिसके अंदर अपन ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसका एक पार्ट है वो मैंने पहले अपलोड किया है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलेंगे आपके छठे पार्ट के अंदर, छठे अध्याय के अंदर सारी जानकारी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड 6 क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, और उन्हें कहिए कि यहाँ पे ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, जो आपकी सीधे समझ में आती है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आज मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।